everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट मिल रहा था कि फिर से वीडियो अपलोड करना चालू करें. So after a long gap, I am starting a new series in this channel which is Phase Equilibria, and this is included in the CBCS syllabus of third semester in the physical chemistry part. तो यहाँ पे हम लोग CBCS सिलेबस का थर्ड सेमिस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट में फेज इक्विलिब्रिया का जो टॉपिक है सब यहाँ पे हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे. और रेगुलरली वीडियोस लाने के लिए इस चैनल में मुझे बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, हार्ड वर्क देना पड़ेगा, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए. सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल. सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं. इस चैनल में हम लोग मेनली बीएससी CBCS सिलेबस का जो सब टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं, और अलोंग विद दैट जैम IIT जैम रिलेटेड भी, MSc एंट्रेंस रिलेटेड भी टॉपिक्स, क्वेश्चंस एंड ऑल द रिविजन सीरीज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. सो स्टे along with me along this journey so that मैं भी रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लेके आ पाऊँ. एंड विदाउट फर्दर एडू लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट फेज इक्विलिब्रिया. तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग को समझना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेज इक्विलिब्रिया जो है, व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रिया इज दिस, यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल्स हम लोग अप्लाई करते हैं, सब कुछ 1 by 1 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फेज इक्विलिब्रिया जो है, दिस इज अंडर द स्टडी ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया. सो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया को स्टडी करने के लिए जो हम लोग रूल अप्लाई करते हैं, मेनली दैट इज़ कॉल्ड द फेज रूल, और वो हम लोग अप्लाई करते हैं इन फेज इक्विलिब्रिया. एंड फेज इक्विलिब्रिया इज ए काइंड ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया. नाउ व्हाट इज़ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया? हम लोग को पता है होमोजेनस का मतलब क्या होता है. होमोजेनस का मतलब ये होता है कि जब सेम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस और सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए मीडियम, देन दैट मीडियम इज नोन एज होमोजेनस मीडियम. ठीक है. लेकिन अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए मीडियम, देन दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मीडियम. ओके. तो हेटेरोजेनस मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स और सेम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहता है. ठीक है. तो थर्मोडायनामिकल कैलकुलेशंस करके हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया में एक रूल बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था फेज रूल. ओके. सो फेज रूल इज द मेन कॉन्सेप्ट इन फेज इक्विलिब्रिया. लेकिन फेज रूल को पढ़ने के लिए पहले हम लोग को 1 by 1 कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा. वो टर्म्स क्या होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, वो निकालते कैसे हैं, सब हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो ये फेज रूल जो है, दिस रूल इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ number of phases which is given as capital P, number of components which is given as capital C, and number of degrees of freedom which is given as कैपिटल F. तो मैथमेटिकली
ये जो फेज रूल है, दिस इज एक्सप्रेस्ड एज P प्लस F इज इक्वल्स टू C प्लस 2. ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फेज रूल. ओके, बट यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स है, 3 टर्म्स है. दिस इज नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज P, C एंड कैपिटल F, जो कि हम लोग को 1 by 1 समझना है. और ये 2 टर्म जो आता है यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, ठीक है. सो थर्मोडायनामिकल कैलकुलेशंस करने के बाद हम लोग को फेज रूल मिलता है एज दिस एक्सप्रेशन. तो अभी हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि इस रूल में जो जो टर्म्स है वो क्या है एक्चुअली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अस डिस्कस अबाउट फेज, दैट इज कैपिटल P. ओके, सो फेज एक सिस्टम का वो पार्ट है जो कि ऑल थ्रू आउट होमोजेनस रहता है. सो एक फेज जो होता है, अगर एक फेज के बारे में हम लोग बात करें, देन दैट फेज इज सच ए पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज होमोजेनस थ्रू आउट. ओके, और वो होमोजेनस पार्ट ऑफ द सिस्टम सेपरेटेड रहता है फ्रॉम अनदर होमोजेनस पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय ए स्पेसिफिक बाउंड्री. ओके, सो मान लेते हैं ये एक होमोजेनस पार्ट है और ये और एक होमोजेनस पार्ट है. तो दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक, एक फाइनाइट बाउंड्री से डिवाइडेड रहेगा ये दोनों होमोजेनस पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड दीज आर इंडिविजुअली 2 phases of the system. Okay, so a phase is physically distinct. It is physically distinct and mechanically separable. इसका मतलब क्या है कि फिजिकली डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ये है कि हम लोग फिजिकली 2 फेजेस को अलग अलग कर सकते हैं. ओके, और मैकेनिकली सेपरेबल, उसका मतलब भी यही है कि हम लोग बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट 2 फेजेस को अलग अलग कर सकते हैं. और 2 फेज जो है वो डिस्टिंक्टली हम लोग को दिख जाता है क्योंकि दोनों के बीच में एक डेफिनिट बाउंड्री प्रेजेंट रहता है. ठीक है, डेफिनिट बाउंड्री. ओके, सो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग और भी क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक गैसियस मिक्सचर के बारे में बात करें, मान लेते हैं ये एक बॉक्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ये जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर रही हूँ, और कुछ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है जो मैं स्काई ब्लू कलर से यहाँ पे डिपिक्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग फेज प्रेजेंट है इन द गैसियस मिक्सचर? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज गैसियस मिक्सचर में क्या होता है, ऑल द गैसियस पार्टिकल्स आर म्यूचुअली मिक्स्ड विथ ईच अदर. हम उन लोग को अलग अलग से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. उनके बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए बहुत सारा स्पेसेस रहता है बिटवीन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नाइट्रोजन आके यहाँ पे घुस सकता है, तो यहाँ पे कोई फाइनाइट बाउंड्री प्रेजेंट नहीं रहता है. दे आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर विच इज़ होमोजेनस थ्रू आउट. ठीक है, सो द मिक्सचर ऑफ ऑल these molecules, that is nitrogen and oxygen, is present here without any definite boundary between them. So a gaseous mixture will have only one phase. But if we consider liquids, 2 liquids, मान लेते हैं पानी है, mixture of पानी, water and oil. कोई सा भी ऑयल ले लो, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, एनीथिंग. इसका मिक्सचर अगर हम लोग यहाँ पे डाल के अगर हम लोग एक स्पून से इसको मिक्स भी कर दें, कुछ टाइम के बाद हम लोग आके देखेंगे कि दोनों के बीच में एक लेयर प्रोड्यूस हो गया है
और जो डेंस है, ऑब्वियसली ऑयल इज डेंसर देन वाटर, सो जो डेंस है दैट इज ऑयल, वो नीचे बैठ जाएगा कुछ टाइम के बाद, और वाटर जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा। ओके, सो मिक्सचर ऑफ oil and water will be separated into two distinct phases of water and oil with a distinct boundary. So यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दो फेज़ है, एक वाटर का फेज़ है और एक ऑयल का फेज़ है। तो दो लिक्विड अगर इमिसिबल होए या फिर दो लिक्विड अगर सॉल्यूबल मिसिबल होए एट डेफिनिट परसेंटेज ऑफ देम प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मान लेते हैं वाटर फिनॉल सिस्टम। ठीक है, वाटर फिनॉल सिस्टम में क्या होता है, इनका मिसिबिलिटी या फिर इनका सॉल्युबिलिटी विथ ईच अदर डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड फिनॉल प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो इनका म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है और फिनॉल है इन द सिस्टम। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि दो लिक्विड जो कॉम्प्लीटली इमिसिबल है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, या फिर पार्शियली मिसिबल है लाइक वाटर एंड फिनॉल सिस्टम, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फेज ऑब्जर्व करते हैं विथ ए डेफिनिट बाउंड्री। ओके, बट वाटर इथानॉल सिस्टम ये कॉम्प्लीटली मिसिबल है, तो ये एक ही फेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, डेफिनिट बाउंड्री हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, पूरा मिसिबल हो जाएगा मिक्सचर। वाटर एंड इथानॉल जब हम लोग मिक्स करेंगे तो ये एक ही फेज, होमोजेनस फेज प्रोड्यूस करेगा। ओके, और एक एग्जांपल मान लो, जैसे कि लिक्विड है और वाटर वेपर है, लिक्विड प्लस वाटर वेपर। लिक्विड मान लो वाटर है, वाटर और वाटर वेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना फेजेस मिलेगा, ऑब्वियसली दो ही फेज मिलेंगे, एक फेज नहीं मिलेगा, दो फेज मिलेगा हम लोग को। क्यों? क्योंकि लिक्विड यहाँ पे, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर वेपर जो है वो गैसियस स्टेट में है, तो दोनों के बीच में ऑब्वियसली एक बाउंड्री रहेगा और दोनों होमोजेनस स्टेट में बिल्कुल नहीं रह सकते एक साथ, तो यहाँ पे हम लोग को दो फेज देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स होते हैं, दे कैन फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन, दे आर कम्प्लीटली मिसिबल विथ ईच अदर, दे कैन फॉर्म ए कम्प्लीटली मिसिबल सॉलिड सॉल्यूशन, तो वो एक फेज कंस्टिट्यूट करेंगे। लेकिन कुछ और मेटल्स होते हैं या फिर सॉलिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एलॉयज। सो एलॉयज में क्या होता है, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मेटल्स प्रेजेंट रहता है इन द मिक्सचर, तो वो सिंगल फेज प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, दे आर नॉट कम्प्लीटली मिसिबल, सो दे फॉर्म, जितना नंबर ऑफ मेटल्स रहेगा उतना फेज प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इस एलॉय में दो मेटल्स रहे तो दो फेज प्रोड्यूस होगा। ओके, सो फेजेस के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस कम टू द कंपोनेंट पार्ट। ओके, एंड कंपोनेंट पार्ट इज ए बिट ट्रिकी, तो मैं इन डिटेल्स में सब टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूँगी यहाँ पे, सो अच्छे से ध्यान दे के सुनना। सो व्हाट आर components? Components are actually the minimum number of independent constituents necessary to define the composition of all the phases present in a system। तो हर एक फेज का
कॉम्पोजिशन डिफाइन करने के लिए जितना मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़रूरी होगा हम लोग को डिफाइन करने के लिए, वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है कंपोनेंट्स। ठीक है। फेजेस का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे फेज का डेफिनेशन नहीं दिया था। सो फेज का डेफिनेशन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द part of a system which is homogeneous throughout and is separated from other homogeneous parts of the system by a definite boundary. Okay, now यहाँ पे हम लोग एक फेज में जितना इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा एक फेज का कॉम्पोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। जैसे कि मान लो वाटर सिस्टम है, तो वाटर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट रह सकता है? आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। ओके, तो यहाँ पे फेज तो 3 है, एक सॉलिड फेज है, एक लिक्विड फेज है और एक गैसियस फेज है। लेकिन हर एक फेज का कॉम्पोजिशन बताने के लिए हम लोग को क्या डिफाइन करना पड़ेगा? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी है H2O, यहाँ पे भी है H2O, यहाँ पे भी है H2O। ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए सिंगल कॉम्पोनेंट विच इज वाटर और H2O। सो इट इज़ ए वन कॉम्पोनेंट सिस्टम। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग सल्फर सिस्टम की बात करें तो सल्फर में भी डिफरेंट फेजेस होता है, जैसे कि रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, सल्फर वेपर। तो हर एक फेज का एक ही कंपोनेंट होता है, क्या है वो? सल्फर ओनली। ओके, बट इफ वी टॉक अबाउट ए कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, व्हाट इज ए कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन? NaCl प्लस H2O। ठीक है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद हम लोग का क्या बनेगा? एक लिक्विड बनेगा, लिक्विड मिक्सचर, जहाँ पे NaCl तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन ये कॉम्प्लीटली मिसिबल हो जाता है वाटर के साथ। तो फेज यहाँ पे क्या होगा? एक ही होगा, दैट इज लिक्विड। बट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल बी 2, दैट इज NaCl एंड H2O। ठीक है। नाउ ये सब तो ठीक है, इजी है, लेकिन इस सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है जब कोई भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ equilibrium of calcium carbonate, which is calcium carbonate solid which is dissociated into calcium oxide solid plus carbon dioxide gaseous। तो ये एक equilibrium reaction है। तो यहाँ पे equilibrium present है between 3 species, that is calcium oxide, carbon dioxide and calcium carbonate। ठीक है। अभी कितना फेजेस प्रेजेंट है यहाँ पे? फेजेस हम लोग का 3 प्रेजेंट होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड 2 सॉलिड्स है, वो कम्प्लीटली मिसिबल नहीं है एक दूसरे में, और ये तो गैसियस है, वो अलग ही फेज होगा। तो यहाँ पे फेजेस 3 है, बट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स? दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो हम लोग को एट ए ग्लांस ये लग सकता है कि यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, एक है कैल्शियम कार्बोनेट, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड तो मिक्स नहीं होंगे, तो अलग अलग कंपोनेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसियस है, तो ये अलग एक कंपोनेंट। बट द आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 नहीं होगा। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट अस फाइंड आउट। सो ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इफ़ वी स्टार्ट ऑन
discussing everything in this video. So we'll continue the next part in the next video. So stay tuned. और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड हेल्प अस ग्रो. कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम. और कोई भी अगर टॉपिक के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए तो यू कैन जस्ट सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी ग्लैड टू नो अबाउट ऑल दिस. इंटरेक्शन अगर अच्छा रहे विद द सब्सक्राइबर्स देन इट फील्स वेरी गुड. आप लोग को मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है या फिर कौन कौन से टॉपिक में मुझे लाना चाहिए वीडियोस, ये सब आप लोग को सजेशन देना चाहिए मुझे इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड फॉर रेगुलर वीडियोस प्लीज़ सपोर्ट माई एफर्ट, ताकि मैं रेगुलरली वीडियोस ला सकूँ, मैं हार्डवर्क कर सकूँ फॉर दिस चैनल, ताकि आप लोग को और भी नया नया कंटेंट्स मिले. So I need your support for this. Please help us grow by sharing these videos and subscribing to our channel. And for doubt clearing platform and also for regular notifications, you can join our Facebook channel and Telegram channel. Thank you so much for watching.